गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। समसामयिक प्रश्नों के इस वीडियो में मैं बजट पर 2022 टू 23 पे बजट में क्या क्या बातें हैं, बजट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका हम लेकर के यहाँ आए हैं। पहला है, देखिए बजट 2022 से 2023 तक अमृतकाल आपसे पूछा जा सकता है कि अमृतकाल किसे कहते हैं। तो अमृतकाल 2022 के बाद 25 वर्ष, जैसे आपको पता है कि भारत सरकार इसमें स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिससे अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। तो ये 75 वर्ष हुआ 2022 तक। 2022 के बाद 25 पर जो 100 वर्ष पूरा होगा, तो इस 25 वर्ष को कहा गया है अमृतकाल। तो बजट में यह है, आपसे पूछा जा सकता है कि अमृतकाल का क्या तात्पर्य है। दूसरा है, बजट की 4 प्राथमिकता है। पहला है गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता से वृद्धि व निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, और चौथा है निवेशों का वित्त पोषण, यानी कहां से इन्वेस्टमेंट किया जाए इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये 4 इसकी प्राथमिकता है। अब पीएम गति शक्ति मिशन में कौन कौन से हैं? ये 7 इंजन हैं जिनका नाम दिया गया, 7 इंजन कहा गया है। जैसे इसके पता, ये गति शक्ति, गति मतलब मूवेबल, मूवमेंट, तो इसमें सड़क से है परिवहन, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक और संरचना, यानी सड़क की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये शामिल किया। तो गति शक्ति मिशन के ये 7 इंजन का काम है, करते हैं, जो सड़क है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, पत्तन है, सार्वजनिक परिवहन है, जल मार्ग है, लॉजिस्टिक और संरचना है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा कितना है? तो जीडीपी का 6.4%, राजस्व घाटा जीडीपी का 3.8%, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.8%। एक तो आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा कितना है, कितना परसेंट है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसमें से राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, इसमें सबसे ज्यादा कौन है? तो ये आपको राजकोषीय घाटा सबसे अधिक होता है, उससे कम राजस्व घाटा होता है, उससे कम प्राथमिक घाटा होता है। इसके अलावा जो बजट का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी होता है वो है सब्सिडी के खर्च। तो इस बार सब्सिडी के खर्च में कटौती की गई है। गवर्नमेंट का एक प्लान है कि सब्सिडी जो दी जाती है उसको धीरे धीरे खत्म किया जाए। अब देखिए, सबसे जो कुल सब्सिडी है इतना है 3,17,876 करोड़। इसमें सबसे ज्यादा खाद्य सब्सिडी दिया गया है, उसके बाद उर्वरक सब्सिडी और उसके बाद पेट्रोल सब्सिडी। इसमें यहां भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक किस मद पर सब्सिडी दी जाती है भारत सरकार द्वारा? तो ये खाद्य पर, और उसका क्रम भी पूछ सकता है। दूसरा है पर्वतमाला। जिस तरह से सागरमाला एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें पत्तनों को एक दूसरे से जोड़ा गया था, उसी तरह से पर्वतमाला यानी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करने, यानी यातायात की सुविधा बहाल करने के लिए पर्वतमाला कार्यक्रम शुरू किया गया है इस बजट में। दूसरा है नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोबाइल के द्वारा डॉक्टरों से परामर्श लेने के लिए एक संस्था बनाया जाएगा। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों को विकास के लिए एक अलग से प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके अलावा डिजिटल करेंसी की शुरुआत इसी बजट में किया गया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी,
डिजिटल बैंक की स्थापना आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 जिलों में स्थापित किया जाएगा। अगले 4 वर्ष में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। ये टैक्स है, पूछा जा सकता है कि कितने वंदे भारत गाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो परियोजना है, दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार, पेनार कावेरी, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो भारत में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए नदियों को जोड़ने का प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम को बढ़ाते हुए ये सब किया जा रहा है। और ये पूछा जा सकता है, दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, ये इतने नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, 5 नदियों को केन बेतवा को छोड़कर। दूसरा है, थोड़ा बजट से हट के है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार कोरोना महामारी के काल में 2020 में भारत की जीडीपी में सर्वाधिक कमी 7.1 की थी, जबकि विश्व में सबसे अधिक वृद्धि 2021 में 9% भारत का ही है। ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा कमी 2020 में भारत में ही हुआ था, लेकिन जब ही कोरोना महामारी से उबरा तो भारत में विश्व में सबसे अधिक वृद्धि हुई। दूसरा फैक्ट है कि भारत सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहां से आता है और किस एरिया से सबसे ज्यादा आता है। तो उधार और अन्य देयताओं से 35% आता है। यानी जैसे वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को कर्ज दिया, तो तमाम ये कर्ज हैं उधार, तो इससे भारत सरकार को 35% मिलता है। इस इनकम का सबसे बड़ा स्रोत भारत सरकार का यही है। उसके बाद माल एवं सेवा कर यानी गुड एंड सर्विस टैक्स, इससे 16% आता है। और निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स से 15% आता है। आयकर यानी इनकम टैक्स से भी 15% आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी से 7% आता है। अब देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि किस मद से सबसे अधिक भारत सरकार की आमदनी होती है, तो ये उधार एवं अन्य देयता है। अच्छा, दूसरा एक पूछा जा सकता है कि कितना % भारत सरकार की आमदनी सेवा कर से होती है, तो ये है 16%। निगम और आयकर ये है। मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है और सीधे सीधे उसके डाटे भी पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, भारत सरकार का जो अभी इसके पहले बताया कि आमदनी कहां से आता है और कितना किस क्षेत्र से आता है, ये भी प्रॉब्लम पूछा जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये पूछा जाता है कि भारत सरकार खर्च किस पर सबसे ज्यादा करती है, यानी किस किस भागों पर खर्च करती है, इसका खर्च का एरिया क्या है और कितना % किया जाता है। तो ब्याज अदायगी पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, ये 20% है। ये अक्सर प्रॉब्लम पूछा भी गया है, ये बिल्कुल पूछा गया है कि भारत सरकार का खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, तो ये ब्याज अदायगी है। उसके बाद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17% है। जैसे आपको पता है कि जितनी आमदनी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक केंद्रीय सरकार की होती है, एक राज्य सरकार की होती है। तो केंद्रीय सरकार कुछ ऐसे टैक्स है जो वसूलती है, लेकिन राज्यों को बांट देती है, तो वो उसमें 17% आता है। ये वित्त आयोग इसको निर्धारित करता है कि किस राज्य को कितना % दिया जाएगा और क्या रहेगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजना, इस पर 15%, यानी केंद्रीय सामाजिक कल्याण की योजनाएं जो चलती हैं, तो इस पर 15% है। वित्त आयोग का और अन्य वितरण 10%। केंद्र प्रायोजित योजना, इस पर 9%। अन्य व्यय 9%। ये सबसे है इंपॉर्टेंट है। रक्षा क्षेत्र पर खर्च 8%। ये कभी कभी सीधे ही पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार अपने जीडीपी का कितना % रक्षा पर खर्च करती है, तो 8%।
सब्सिडी पर भी 8%, और भारत सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हुए हैं, पेंशन उनको जो दिया जाता है वो 4%। स्टूडेंट्स, ये बजट पर हमारे कुछ फैक्ट्स रहे, जो इसमें तो बहुत चीज रहता है, कितने पर कई पेजों में भारत सरकार का बजट रहता है, लेकिन इस बजट में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं राज्यों के एग्जाम में और संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम में, उसी को मैं यहाँ पर रखा हूँ। मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त होगा यदि आप इसको देख लेंगे तो। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, फिर मैं अगले बजट में अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के आर्थिक प्रॉब्लम लेके आएंगे। मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद जो हम ये देखेंगे कि भारत सरकार के कितने क्षेत्रों से उसकी कितनी आमदनी होती है, और फिर उनका कैसे वितरण है, किस क्षेत्र में क्या है, अन्य राज्यों में भी खाद्यान्न उत्पादन में, अन्य चीज के भंडारण में, जैसे मिनरल्स में किन राज्यों का क्या स्थान है, ये हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।